नमस्कार साथियों। अपना भारतीय संसद के ऊपर डिस्कशन चल रहा है दोस्तों इससे पहले की जो दो वीडियो बनाए थे वो भी भारतीय संसद से संबंधित ही हैं और आज का जो वीडियो है वो भी भारतीय संसद से संबंधित ही है। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का प्रथम क्वेश्चन है, परिसीमन के संदर्भ में असंगत प्रावधान कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे एक परिसीमन वर्ड है। परिसीमन से यहाँ पे आशय है कि जनसंख्या के बाद जो संसदीय क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है उसका जो पुनः समायोजन किया जाता है उसको हम परिसीमन कहते हैं। और इस परिसीमन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 82 में है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, अनुच्छेद 82 के तहत अब तक संसद के द्वारा 4 परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि परिसीमन का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है, तब आपका आंसर आएगा आर्टिकल 82 में है। और अब तक कितने परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए जा चुके हैं? 4। और ये परिसीमन आयोग अधिनियम लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है तो ये आपका संगत प्रावधान है। दूसरा है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। दोस्तों यहाँ पे ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या आएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और आपसे असंगत पूछा है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, न कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जैसे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील अरोड़ा है, तो यहाँ पे मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कहलाता है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में आप जानते हैं कि अब तक 3 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए जा चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, 84वां 2001 और 87वां 2003। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। परिसीमन आयोग के द्वारा किए गए परिसीमन को अनुच्छेद 329 के तहत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या जो परिसीमन आयोग है उस परिसीमन आयोग के द्वारा कोई भी परिसीमन का कार्य किया जाता है। जैसे परिसीमन आयोग क्या कर सकता है, या तो आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसका नाम बदल सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, या सदस्य संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। तो इस प्रकार से उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, या जैसे उसके लिए रिजर्व सीट की जाती है, जैसे SC ST के लिए जो रिजर्व सीट होती हैं, तो उसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का जो प्रतिबंध लगा रखा है वो आर्टिकल 329 के तहत न्यायालय के ऊपर एक प्रतिबंध है। तो न्यायालय परिसीमन आयोग के द्वारा किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये भी आपका संगत कथन है। जैसे किसी क्षेत्र को परिसीमन आयोग के द्वारा ST के लिए रिजर्व कर दिया तो वो ST ही रहेगा, यानी कि उसको आप न्यायालय में चुनौती देकर के आप उसको किसी अन्य वर्ग में उसको आरक्षित नहीं करा सकते हैं। इसी प्रकार देखो, 4 परिसीमन आयोग अब तक कब गठित हुए हैं? 1952 में, इसी प्रकार 1962 में, 1972 में और 2002 में। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था दी थी आर्टिकल 82 में। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जनगणना होगी और जनगणना के तुरंत बाद हमारे जो संसदीय क्षेत्र है इसका पुनः समायोजन किया जाएगा। तो 1951 में जनगणना हुई, तो 1952 में क्या कर दिया? परिसीमन आयोग का गठन कर दिया। 1961 की जनगणना के बाद 65 में, 1971 की जनगणना के बाद 1972 में, और उसके बाद 2001 की जनगणना के बाद 2002 में। दोस्तों अब तक वैसे जनगणना तो कितनी बार हो चुकी है? 7 बार। संविधान लागू होने के बाद अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है, लेकिन परिसीमन आयोग केवल 4 बार ही गठित हुए हैं। क्योंकि 1972 का जो परिसीमन आयोग गठित हुआ था उसके बाद यहाँ पे परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ, क्योंकि उसके बाद संसद में संशोधन कर दिया गया, 42वां संशोधन 1976। उसके तहत यह कह दिया गया कि आगामी 25 वर्ष तक संसदीय क्षेत्र का केवल नाम बदला जा सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगी। 25 साल का मतलब 2001 तक। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में, और उसमें ये व्यवस्था को फिर आगे बढ़ा दिया गया कि आगामी 25 साल तक, यानी कि वर्तमान 2026 तक, आप परिसीमन के आधार पर आप केवल उसका नाम बदल सकते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सदस्य संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जनगणना का जो आधार वर्ष लिया गया था 42वें संशोधन के तहत वो 1971 की जनगणना थी। 84वें संशोधन के तहत जो जनगणना का आधार वर्ष लिया गया था वो 1991 की जनगणना थी। और 87वां संशोधन इसीलिए किया गया था कि अब 2001 में जनगणना हो चुकी है, तो उसी के आधार पर फिर जनगणना का आधार वर्ष माना गया था
87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो वर्तमान में परिसीमन के लिए जनगणना का आधार वर्ष है वो 2001 की जनगणना है। कौन से संशोधन के आधार पर? 87वें संशोधन के तहत। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 83 के संदर्भ में संगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि आर्टिकल 83 है वो भारतीय संसद के जो दो सदन है, लोकसभा तथा राज्यसभा, उसकी अवधि या कार्यकाल की व्याख्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख करता है, तो ये आपका संगत कथन है। लोकसभा सदन का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा क्या होगा? स्थायी सदन होगा। तो ये भी आपका एक संगत कथन है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल ही होगा, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन सदन क्या होता है? स्थायी होता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा सदन का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्य काल में एक बार में केवल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने। जैसे मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उस स्थिति में निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा पाता है, तो उस दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, फिर दोबारा एक बार में 1 साल के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। और सामान्य काल होता है, किसी भी प्रकार की कोई आपातकाल जैसी स्थितियाँ नहीं होती हैं और निर्वाचन आयोग किसी कारणवश चुनाव नहीं करवा पाता है, तो एक बार में उसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी आपका संगत कथन है। और यहाँ पे संगत कथन पूछा है तो उपयुक्त सभी, सारे के सारे क्या है? संगत है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के संदर्भ में असुमेलित को छाटिए। दोस्तों आप जानते हैं कि सर्वप्रथम समय से पहले भंग की जाने वाली जो लोकसभा है वो कौन से नंबर की है? चौथी लोकसभा। देखो चौथी लोकसभा है, उसका गठन 16 मार्च 1967 को हो गया था, और ये 1972 तक चलने वाली थी, लेकिन 27 दिसंबर 1970 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से सिफारिश करके और इस लोकसभा को भंग करवा दिया था। तो समय से पहले भंग होने वाली जो पहली लोकसभा है वो चौथी लोकसभा है। तो ये सुमेलित कथन है। सबसे लंबी लोकसभा 5वीं लोकसभा चली थी, क्योंकि इस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था, और 5वीं लोकसभा का गठन 19 मार्च 1971 को हो गया था, और ये 18 जनवरी 1977 तक चली थी। 18 जनवरी 1977, यानी 5 वर्ष 10 माह और 6 दिन तक इसका कार्यकाल था। तो ये सबसे लंबी लोकसभा अब तक की, और ये सबसे लंबी चलने का कारण क्या था? क्योंकि उस दौर में आपातकाल चल रहा था, 71 से 77 के बीच में आपातकाल था, जिसके कारण निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा पाया। तो इसका कार्यकाल दो बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। लेकिन जब दूसरी बार बढ़ाया गया तो उससे पहले स्थिति क्या हो गई थी? सामान्य हो गई थी। तो इसका कुल कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष 10 माह और 6 दिन इसका कुल कार्यकाल है, और बढ़ाया कितनी बार गया था? 2 बार, 1-1 वर्ष के लिए। तो ये सबसे लंबी लोकसभा है। सबसे छोटी लोकसभा की बात करें तो 12वीं लोकसभा सबसे छोटी लोकसभा है। 12वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 10 मार्च 1998 से लेकर के और 26 अप्रैल 1999 तक है। दोस्तों ये सबसे छोटी क्यों रही? क्योंकि इस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। आप जानते हैं कि जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राष्ट्रपति सहविवेक से लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। और अल्पमत में क्यों आई? क्योंकि AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये जो पार्टी है जयललिता की, इस पार्टी की जो सांसद थे उन्होंने इससे अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया था, जिसके कारण अटल बिहारी की जो सरकार वो अल्पमत में आ गई और लोकसभा क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। इसीलिए 12वीं लोकसभा है वो सबसे छोटी लोकसभा है। करीबन 13 महीने इसका क्या था? कार्यकाल था। इससे नेक्स्ट देखो प्रथम लोकसभा का जो गठन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये लोकसभा का गठन नहीं है, ये राज्यसभा का गठन हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठन हुआ था। लोकसभा की पहली बैठक की बात की जाए या राज्यसभा की पहली बैठक की बात की जाए तो दोनों सदनों की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान से वर्तमान राज्यसभा सदस्य के बारे में असंगत कथन कौन सा है? आप जानते हैं कि दोस्तों राज्यसभा आदेश क्रमांक 1952 के तहत प्रत्येक
2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य उनकी जगह कार्य को ग्रहण कर लेते हैं। तो हर 2 साल से हर राज्य में चुनाव होते हैं। तो 2016 में राजस्थान में जो चुनाव हुए थे वो 4 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें देखो यहाँ पे ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, बहादुर सिंह कोहली और एम वेंकैया नायडू, ये 4 सदस्य निर्वाचित हुए। बिल्कुल संगत कथन है। हालांकि एम वेंकैया नायडू है बाद में राज्यसभा के सभापति चुन लिए गए, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गए थे। तो जैसे सीट वैकेंट हो गई थी तो दिसंबर 2017 में इनकी जगह KJ अल्फोंस आ गए, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और ये 4 सदस्य क्या थे? बीजेपी से थे। इससे नेक्स्ट 2018 में फिर 3 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, किरोड़ीलाल मीणा, मदन लाल सैनी और भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पे 4 और 3 कितने हो गए? 7 सदस्य। इसी प्रकार देखो वर्तमान में राजस्थान से अधिकतम राज्यसभा के सदस्य 7 हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है अधिकतम। तो दोस्तों अधिकतम अगर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कुल सदस्य संख्या कितनी है? 10 है। तो आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम से आशय ये नहीं है कि वर्तमान जो है वहाँ पे वो क्या हो जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो वर्तमान में राजस्थान से अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 10 है। लेकिन अगर केवल ये पूछा जाता है कि वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य संख्या है, अधिकतम वर्ड नहीं आता, तब आपका सही आंसर क्या होता? 7 होता। क्योंकि वर्तमान में 3 पोस्ट वैकेंट चल रही हैं, जिनके 26 मार्च को चुनाव होने वाले थे, 26 मार्च 2020 को। क्योंकि 2014 में जो 3 चुने गए थे, विजय गोयल, रामनारायण डूडी और नारायण लाल पंचारिया, उनका कार्यकाल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अभी लॉकडाउन की वजह से उनका चुनाव संपन्न नहीं हो पाया, तो वो स्थान क्या है? रिक्त चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये जो कथन है आपका, ये असंगत है, क्योंकि अधिकतम वर्ड की वजह से असंगत है। अधिकतम का मतलब यहाँ पे 10 से लिखना होगा। राजस्थान से राज्यसभा में एकमात्र कांग्रेसी सांसद है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप जानते हैं कि जैसे मदन लाल सैनी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद अभी हाल ही में दिसंबर 2019 में ही डॉक्टर जो मनमोहन सिंह है वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो राजस्थान से राज्यसभा में जो एकमात्र कांग्रेस सांसद है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे किससे हैं? बीजेपी से हैं। तो अभी टोटल 7 ही हैं, 7 में 6 बीजेपी से हैं और 1 किससे हैं? कांग्रेस से। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। और यहाँ पे जो 3 सदस्य हैं उनका यहाँ पे चुनाव होने वाला है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 84 के तहत संसद के सदस्यों की कौन सी योग्यता का प्रावधान नहीं है? तो संसद के सदस्य जो है उनकी योग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 84 में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 30 वर्ष। तो ये भी आपका संगत कथन है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत योग्य होना चाहिए, यानी कि जन प्रतिनिधि अधिनियम जो कानून है उसमें जो भी प्रावधान है उसका वो उल्लंघन किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक कुप्रथा है उसको प्रोत्साहित नहीं किया हुआ उसने अपने कभी अतीत में, या फिर हमारे संविधान के आदर्श संस्थाएं या संविधान का उसके राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान इनका कभी अपमान नहीं किया हो, तो वो व्यक्ति इसके क्या होता है? योग्य होता है। तो ये भी संगत कथन है। निर्वाचित होने से पूर्व अभ्यर्थी के रूप में सदन के सदस्य को शपथ लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखो ये निर्वाचित होने से पहले अभ्यर्थी के रूप में शपथ ली जाती है, लेकिन सदन के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली जाती है। तो यहाँ पे ये कथन क्या है? असंगत है। तो दोस्तों अगर कोई भी सांसद का चुनाव लड़ता है, चाहे वो राज्यसभा से लड़े चाहे लोकसभा से लड़े, चाहे विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद का चुनाव लड़ता है, तो भी उसको अपना फॉर्म अप्लाई करते समय, यानी कि अभ्यर्थी के रूप में जब वो निर्वाचन अभ्यर्थी के लिए जब फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ सही है, यहाँ पे निर्वाचित होने से पूर्व अभ्यर्थी के रूप में शपथ लेना अनिवार्य है, लेकिन सदन के सदस्य के रूप में। सदन के सदस्य के रूप में शपथ कब लेता है? जब सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है उसके बाद, और वो भी कौन से आर्टिकल के थ्रू लेगा? आर्टिकल 99 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका असंगत कथन हो गया डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा सदन का भंग होने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा भंग प्रमुखतः 2 ही कारणों से होती है, या तो सरकार अल्पमत में आ जाए, या फिर प्रधानमंत्री सिफारिश करे राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की। तो देखो यहाँ पे सरकार के अल्पमत में आने पर लोकसभा भंग होती है, ये इसका प्रमुख कारण है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देता है तो केवल मंत्रिपरिषद क्या होती है? बर्खास्त होती है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो भी मंत्रिपरिषद ही बर्खास्त होती है। प्रधानमंत्री विश्वास मत हारता है तो भी मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती है, लोकसभा भंग नहीं होती है। हालांकि बाद में अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है
कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो गया और दूसरा राजनीतिक दल भी सरकार बनने की स्थिति में नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा है, तो प्रमुख कारण सरकार के अलपमत में आना ही भंग होने का प्रमुख कारण है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभाषण के संदर्भ में असंगत प्रावधान कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे अभिभाषण का मतलब और अभिभाषण का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 86 में। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो 86 है उसके तहत यहाँ पे अभिभाषण जो होता है, यानी कि राष्ट्रपति का सदन को जो संबोधन होता है, सदन के समक्ष जो संबोधन किया जाता है वो अभिभाषण कहलाता है। अभिभाषण हमेशा लिखित होता है और ये कौन लिख करके देता है, सामान्यतः कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री यदि उपस्थित नहीं होता है तो यहाँ पे ये जो अभिभाषण है ये मंत्री परिषद के किसी अन्य सदस्य के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका संगत कथन है। अभिभाषण का वाचन सिर्फ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, ये भी संगत कथन है। अभिभाषण में क्या होता है, सरकार की नीतियों का वर्णन होता है, ये भी आपका संगत कथन है। विशेष अभिभाषण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 87 में। और विशेष अभिभाषण केवल 2 ही अवसरों पर दिया जाता है। 2 अवसर कौन से हैं, जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है उस दिन राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है लोकसभा में वह विशेष अभिभाषण कहलाता है। इसके अलावा जो बजट सत्र का शुभारंभ होता है और बजट सत्र के शुभारंभ वाले प्रथम दिन जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जो संबोधन होता है, वो भी विशेष अभिभाषण की श्रेणी में आता है। तो यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन आगे की जो संसदीय सचिव के द्वारा लिखा जाता है ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, असंगत हो गया। दोस्तों विशेष अभिभाषण 2 ही अवसरों पर दिया जाता है, इतना सही है। लेकिन चाहे अभिभाषण हो चाहे विशेष अभिभाषण हो, इसको लिखता कौन है, सामान्यतः कैबिनेट मंत्री। अगर वो नहीं होता है तो फिर मंत्रिपरिषद का कोई भी अन्य सदस्य लिख सकता है। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद की श्रेणी में शामिल नहीं होता है, ये मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी है। तो ये आपका राइट कथन हो गया, जो सारे राइट हैं। यहाँ पे डी क्या हो गया, अनराइट है, यानी कि यहाँ पे आपका राइट सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई मंत्री परिषद का सदस्य लोकसभा सदन का सदस्य है तो वह किस सदन में बैठने का अधिकार नहीं रखेगा। देखो आपने आर्टिकल 88 पढ़ा होगा। आर्टिकल 88 में महान्यायवादी और मंत्री परिषद के सदस्यों को कुछ विशेष उन्मुक्तियां दे रखी हैं। महान्यायवादी और मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की बैठक में उपस्थित हो सकता है। वो लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, अपने विचार भी रख सकता है, लेकिन महान्यायवादी को किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि मंत्री परिषद का सदस्य उस सदन में मत देने का अधिकार रखता है जो उस सदन का सदस्य होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, दोनों में बैठ सकता है। तो किस में बैठने का अधिकार नहीं रखता है, ऐसा उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि वो लोकसभा में नहीं बैठ सकता है, राज्यसभा में नहीं बैठ सकता है। जब वो किसी भी सदन का हो, वो किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मत उसी में देगा। यदि लोकसभा का है तो लोकसभा में वोट डालने का अधिकार रखेगा, राज्यसभा में उसको वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान से संसद के प्रतिनिधित्व रखने वालों के बारे में असंगत कथन कौन सा है। दोस्तों राजस्थान से लोकसभा में पहले निर्वाचित महिला गायत्री देवी थी और गायत्री देवी 3 बार लोकसभा की सदस्य रही। पहली बार 1962 में निर्वाचित होकर के आई और उन्हें ये जयपुर के राज परिवार से हैं। तो जयपुर के राज परिवार से जो पहली जो महिला लोकसभा में पहुंची थी वो गायत्री देवी थी 1962 में, उसके बाद 1967 में और 1971 में। यानी कि लगातार तीसरी, चौथी और पांचवी लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर के गई थी। और ये कौन सी पार्टी से गई थी, स्वतंत्र पार्टी से, जो कि श्री राजगोपालाचारी की पार्टी थी। तो ये आपका सही कथन है। राजस्थान में लोकसभा में सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व करने वाले नाथुराम मिर्जा हैं, जो कि 6 बार लोकसभा में पहुंचे हैं। राजस्थान से लोकसभा में अब तक सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व करने वाली महिला वसुंधरा राजे, जो कि 5 बार गई है। लोकसभा में कितनी बार पहुंची है, 5 बार। और गायत्री देवी 3 बार। इसके अलावा दूसरी जो महिला है वो गिरिजा व्यास है। गिरिजा व्यास 4 बार लोकसभा में पहुंची है, 1989 में, 1991 में, उसके बाद 1999 और 2009 में। और यहाँ पे वसुंधरा राजे 1989 से लगातार 89 में, 91 में, 96 में, 98 में और 99 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कांग्रेस से पहली जो महिला गई थी वो निर्मला कुमारी। कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उससे पहली जो महिला गई थी लोकसभा में 1980 में।
तो राजस्थान से अब तक लोकसभा में कुल कितनी महिला निर्वाचित हो चुकी हैं? तब आपका आंसर आएगा 31। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 21, तो ये क्या आपका असंगत हो जाएगा। तो राजस्थान से अब तक लोकसभा में 31 महिला पहुँच चुकी हैं, और वो 31 महिला हैं वो 1952 यानी 1962 से उनका क्या होता है प्रारंभ होता है, क्योंकि पहली लोकसभा में, दूसरी में और दूसरी लोकसभा में इनमें इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज परिवार से अब तक 3 महिलाएं गई हैं। जयपुर के राज परिवार से गायत्री देवी, इसी प्रकार धौलपुर के राज परिवार से वसुंधरा राजे सिंधिया और जोधपुर के राज परिवार से कृष्णा कुमारी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदन में महिलाओं के बारे में असंगत कथन कौन सा है? 9वीं लोकसभा में सबसे कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। 9वीं लोकसभा का कार्यकाल 1989 से 1991 था। 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला पहुंची 78, अब तक की सबसे महिलाओं का ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहा है। तो ये भी आपका संगत कथन है। 17वीं लोकसभा में 3 महिला राजस्थान से निर्वाचित हुई हैं। आप जानते हैं कि दौसा से जसकौर मीणा, इसी प्रकार भरतपुर से रंजीता कोहली और उदयपुर से दिया कुमारी। तो इस प्रकार से ये 3 महिलाएं हैं जो राजस्थान से पहुंची है 17वीं लोकसभा में। तो 17वीं लोकसभा में कांग्रेस से 7 महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। ये आपका असंगत कथन है। केवल कांग्रेस से 1 महिला पहुंची है, रायबरेली से सोनिया गांधी। इसके अलावा किसी भी कांग्रेसी महिला का 17वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है। दोस्तों, आप इसको केवल 10 क्वेश्चन की श्रृंखला ही नहीं समझें, क्योंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य है आपका कंप्लीट चैप्टर है वो क्लियर करवाना है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। और अभी तक भी यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऑल ऑप्शन को क्या करें, प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।